हमारा भारतीय संविधान सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं है। ये हमारे देश की उम्मीदों और सपनों का प्रतीक है। और इस पूरी किताब का जो दिल है ना, वो है इसकी प्रस्तावना। इसे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मत समझिए, ये तो हमारे संविधान की आत्मा है, उसका निचोड़ है और उसकी असली पहचान है। हम भारत के लोग, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घोषणा है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे संविधान को जो ताकत मिलती है वो किसी राजा या किसी बाहरी देश से नहीं मिलती। वो ताकत मिलती है हम सब से, यानी भारत के लोगों से। सारी पावर यहीं से आती है। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं, समझते हैं कि आखिर प्रस्तावना के वो 4 जरूरी हिस्से कौन-कौन से हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। देखिए, इसे 4 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, ये बताता है कि ताकत का सोर्स कौन है, हम भारत के लोग। दूसरा, ये भारत का नेचर कैसा होगा, वो बताता है। तीसरा, संविधान के लक्ष्य क्या हैं, उसके वादे क्या हैं। और चौथा, इसे कब अपनाया गया। एक तरह से ये पूरे संविधान का रोड मैप है, एक ही जगह पर। तो सबसे पहले बात करते हैं उन शब्दों की जो बताते हैं कि भारत एक देश के तौर पर कैसा होगा। यही शब्द हैं जो हमारे देश के कैरेक्टर की नींव रखते हैं। संप्रभु या सॉवरेन, इसका मतलब सीधा सा है, भारत अपने फैसले खुद लेगा। देश के अंदर क्या करना है या बाहर दूसरे देशों के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं, हर फैसला हमारा अपना होगा, किसी और का कोई दखल नहीं। फिर आता है समाजवादी यानी सोशलिस्ट। ये शब्द एक लक्ष्य की बात करता है, एक ऐसे समाज की जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो, जहां सबको बराबर मौके मिले। मतलब देश की तरक्की का फायदा सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, बल्कि हर किसी तक पहुंचे। पंथनिरपेक्ष या सेक्युलर, इसका मतलब बहुत साफ है कि सरकार का यानी स्टेट का अपना कोई मजहब नहीं होगा। कानून के लिए सारे धर्म एक बराबर हैं। सरकार किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगी, सबके साथ एक जैसा बर्ताव करेगी। लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक तो हम सब जानते हैं, सरकार लोगों की है, लोगों के लिए है और लोगों के जरिए ही चुनी जाती है। असली पावर वो तो हम सबके वोट में है। और आखिर में गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसका सीधा सा मतलब है कि देश का सबसे बड़ा पद यानी राष्ट्रपति का पद किसी राजा महाराजा की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेगा, वो भी चुनाव से तय होगा, एक फिक्स टर्म के लिए। तो ये तो हो गई भारत की पहचान। लेकिन एक सवाल है कि ये बड़े बड़े सिद्धांत आखिर आम इंसान के लिए क्या मायने रखते हैं। यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि प्रस्तावना सिर्फ पहचान बताकर रुक नहीं जाती, वो कुछ वादे भी करती है। ये 4 महान उद्देश्य, ये 4 वादे हैं जो संविधान हर भारतीय से करता है। न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता यानी सोचने की, बोलने की, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी। समता यानी स्टेटस और अवसर की बराबरी। और बंधुता यानी भाईचारा, जो हर व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता को बनाए रखे। यही वो आदर्श हैं जिनके लिए हमारा देश हमेशा कोशिश करता रहता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर प्रस्तावना इतनी जरूरी क्यों है। चंद लाइनों के इस टेक्स्ट में ऐसा क्या है कि इसे पूरे संविधान की चाबी कहा जाता है। एक बहुत बड़े कानून के जानकार थे N.A. पालकीवाला। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। सोचिए, जैसे एक आई कार्ड किसी इंसान की सारी जरूरी जानकारी दे देता है, ठीक वैसे ही प्रस्तावना हमारे संविधान की पूरी पहचान करा देती है। तो ये जरूरी क्यों है? पहली बात, ये हमारे संविधान की फिलॉसफी बताती है। दूसरी, ये हमारे संविधान बनाने वालों की सोच और उनके सपनों को दिखाती है। और सबसे बड़ी बात, जब भी कभी संविधान के किसी कानून को समझने में कोई कंफ्यूजन होता है, तो जज और नेता गाइडेंस के लिए प्रस्तावना की तरफ ही देखते हैं। ये एक तरह से एक नैतिक कंपास का काम करती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा और टेक्निकल सवाल उठता है, क्या इस प्रस्तावना को बदला जा सकता है? क्या संसद इसमें कोई फेरबदल कर सकती है? देखिए, इस सवाल का जवाब मिलना इतना आसान नहीं था। एक लंबी कानूनी यात्रा चली। पहले 1960 में बेरुबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ही नहीं। लेकिन फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना बिल्कुल संविधान का हिस्सा है। और इसी फैसले के बाद 1976 में 42वें संशोधन के जरिए इसमें पहली बार बदलाव किया गया। तो केशवानंद भारती केस का फैसला क्या था? बहुत ही अहम।
कोर्ट ने एक संतुलन बनाया। उन्होंने कहा कि हाँ, संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन इसकी बुनियादी विशेषताओं को नहीं बदल सकती। मतलब आप घर में रंग रोगन तो कर सकते हैं, पर उसकी नींव को नहीं हिला सकते, प्रस्तावना की आत्मा को नहीं बदल सकते। और पता है, 75 सालों से भी ज्यादा के हमारे संवैधानिक इतिहास में प्रस्तावना को सिर्फ एक बार बदला गया है, बस एक बार। ये अपने आप में बताता है कि इसे कितना अहम और लगभग स्थायी माना जाता है। और वो एक बदलाव क्या था? 1976 में 42वें संशोधन के जरिए 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द भारतीय राज्य के विजन को और साफ करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये बातें पहले से ही संविधान की भावना में थीं। इस संशोधन ने बस उन्हें लिखकर और पक्का कर दिया। तो आखिर में प्रस्तावना सिर्फ अतीत में लिखा गया एक दस्तावेज नहीं है, ये एक जीवित वादा है, एक पीढ़ी का आने वाली पीढ़ियों से किया गया एक वादा। ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि एक देश के तौर पर हम क्या हैं और हमें क्या बनना है। और ये एक सवाल भी हमारे सामने छोड़ जाता है कि क्या हम सब मिलके इन वादों को आज भी पूरा कर पा रहे हैं?